आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मेरा नाम वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। पहली खबर रामपुर से। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रविवार शाम को ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रामपुर से सपा विधायक आजम खान भी शामिल हुए। इस मौके पर आजम खान का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि रामपुर ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं और अच्छे दिनों की उम्मीद में कुछ लोग जिंदा हैं। वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जहां तक हमसे साथ दिया जाएगा हम उनका साथ देंगे। हमसे कितनी नफरत है आप जानते हैं। हम वजीर रहते अपनी बीवी और बेटे के साथ शराब की दुकान लूटने वाले हैं, गले से 16,900 रुपए लूटने वाले हैं। तो जिन सरकारों का ये स्तर हो जाए, जो आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब रडार पर हैं, हम सब रडार पर हैं, कोई साहब गलत फहमी में नहीं रहे, सबकी दीवार एक सी है। यहाँ पर चौकन्ने रहिए और प्यार बांटते रहिए। आजम ने आगे कहा कि बिजली वाले बिना कानून का लिहाज करे लोगों के घर में घुस जाते हैं। चुनाव में पुलिस खड़ी होकर मोटरसाइकिल वालों से पैसा उगाती है और ये कहती है कि तुम इसी के काबिल हो। ये सुनकर तकलीफ होती है। सपा विधायक ने कहा कि जिनका अच्छा कारोबार है, कब ईडी वाले उसके यहाँ पहुंच जाए। राजनीति में जो जीता वो सिकंदर है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत अच्छे आदमी थे। गौरतलब है कि रामपुर के कटवार नेता आजम खान 2 साल बाद अपने घर ईद उल अजहा को मनाए जाने वाले के लिए वहां पहुंचे और 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक कुल 58 मुकदमे उन पर दर्ज हो गए। 26 फरवरी 2020 को आजम रामपुर में गिरफ्तार हुए और 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद थे। मद्रास हाईकोर्ट ने आज होने वाली एडीएम की आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब पन्नीरसेल्वम को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया है। दरअसल पन्नीरसेल्वम द्वारा बैठक को रोकने के लिए दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में अंतरिम महासचिव पद को पुनर्जीवित करने और स्वयंवृत के साथ साथ संयुक्त स्वयंवृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव था। अब ताजा जानकारी के अनुसार के पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के समर्थक पार्टी दफ्तर के आसपास जो वहां पे भीड़ जुटी थी, उन्होंने हमला शुरू कर दिया। लोगों में आपस में इतनी तनाव की स्थिति पैदा हो गई कि लोग वहां पर तोड़फोड़ और हाथापाई पर उतर आए। चेन्नई में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके पर कब्जे की लड़ाई सड़क पर आ गई है। एआईएडीएमके के नेता ने पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरों पर पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे थे। दरअसल जयललिता के निधन के बाद से पार्टी जो है वो 2 गुटों में बट गई थी। दोनों नेता पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा चुके हैं और अब दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। बता दें कि पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम खुद को पार्टी का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं और पार्टी स्थापित करना खुद वो चाहते हैं और इसी को लेकर जो पार्टी है और जो उनके गुटों के जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं, उनमें ऐसी स्थिति बन गई है कि वो दोनों कब्जे के लिए, उस कार्यालय पर कब्जे के लिए दोनों पक्षों में, पक्ष विपक्ष दोनों जो गुट हैं जयललिता जी की पार्टी के, उनके बीच में ऐसी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अगली बड़ी खबर श्रीलंका से। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में गत शनिवार को जनता सड़कों पर उतर आई। देश की सरकार से नाराज नागरिकों ने राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। गोटबाया राजपक्षे को अपना आधिकारिक आवास छोड़कर देश भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका की राजधानी की सड़कों पर देश का राष्ट्रीय ध्वज लिए सिर्फ जन अंबार ही दिखाई पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी अब भी राष्ट्रपति भवन में डटे हुए हैं, परिसर में ही भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में खबरें उड़ी हैं कि श्रीलंका में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत वहां अपनी सेना भेजेगा। हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह है।
कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें पड़ोसी देश में सेना भेजने की बात कही गई थी। भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि श्रीलंका ने सेना भेजने के बारे में चल रही खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। ऐसी खबरें और इस तरह के विचार भारत सरकार के स्टैंड के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की अगर हम बात करें, जो कि है अरिंदम बागची, ने भी रविवार को स्पष्ट किया कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोग लोकतांत्रिक साधनों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति चाहते हैं। ऐसे में भारत के लिए श्रीलंकाई लोगों का हित सबसे पहले है। उसी तरफ जो श्रीलंका है, उसकी जो रक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन स्थल पर बड़ी तादाद में सैनिक भेजने की खबरों का खंडन किया है। श्रीलंका ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि गोल में प्रोटेस्ट साइट पर बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भेजे जा रहे हैं। इस तरह की खबरें सरासर गलत है। इससे पहले श्रीलंका के सेना प्रमुख ने आम जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की थी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के लिए सहमत होने के बावजूद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन छोड़ने के लिए सहमत नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अगले सप्ताह होने वाली राष्ट्रपति चुनाव पर फैसला लेने के लिए सोमवार को पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग से शिवसेना सांसद विनायक राउत ने बताया कि आज बैठक है। उन्होंने कहा कि बैठक का जो एजेंडा है वो 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी के रुख पर चर्चा करना है। शिवसेना के कुछ सांसदों ने पहले पार्टी नेतृत्व के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने को कहा था। पूर्व में शिवसेना ने एनडीए के साथ नाता तोड़ लिया था और प्रतिभा पाटिल और प्रणय मुखर्जी को उम्मीदवारी का जो समर्थन है वो दे दिया था। शिवसेना ने 2019 में एनडीए छोड़ दिया और पार्टी ने पुराने सहयोगी भाजपा को छोड़कर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। पिछले हफ्ते शिवसेना सांसद राहुल शिवाले और राजेंद्र गावित ने ठाकरे को पत्र लिखकर पार्टी से मुर्मू को समर्थन देने की मांग की। बता दें कि एनडीए ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को उनके सामाजिक योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि जो एनडीए ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जो सुर्खियों में है और वो हर जगह से प्रशंसा बटोर रही है। हालांकि उनका विपक्ष भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जुड़ी है श्रीलंका की जो तनाव की स्थिति है, जो वो आपातकालीन स्थिति वहां पर बनी हुई है, उस पर पोप फ्रांसिस ने क्या कुछ कहा। पोप फ्रांसिस ने रविवार को श्रीलंका के नेताओं से लोगों की बातों और जरूरतों को नजरअंदाज ना करने और दक्षिण एशियाई देशों में शांति बनाए रखने की अपील की है। श्रीलंका में शनिवार को आर्थिक संकट के बीच लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और लाखों की भीड़ राष्ट्रपति आवास में घुस गई और राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अपने संडे एजेंट संदेश में पोप ने कहा कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं जो अभी आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के सभी विपक्ष के साथ मैं शांति के लिए अपनी अपील को दोहराता हूं। इसी के साथ पॉल ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। अपने संदेश में फ्रांसिस ने उत्तरी जो लोग हैं, वहां के श्रीलंका के जो लोग हैं जो सड़कों पर आ गए हैं, उनके लिए भी अपील की कि वो अच्छे हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है और जो सरकार है, जो देश है, उन सबको सामने आना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि ये सब करके जो है वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ मैं सभी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करता हूं। यूपी में इस हफ्ते बारिश की गतिविधि कम होने वाली है। साथ ही कई दिन ऐसे होंगे जिस दिन मौसम साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी खूब परेशान करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार 16 जुलाई तक प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार हवा के कम दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय नहीं होने की वजह से अगले एक सप्ताह तक बारिश वाले बादल नहीं बन पाएंगे। इन दिनों में ऊंचाई वाले बादल आते जाते रहेंगे। इस बीच कड़ी धूप की वजह से उमस और बढ़ेगी। इससे पहले रविवार को आगरा, मुरादाबाद के कांठ, अयोध्या, संभल, बरेली के बहेड़ी, अमरोहा, छात्रवसी, सहारनपुर के इटावा, रामपुर और इसके मलिक में जो बारिश हुई है वो जो बरकरार नहीं रह पाएगी। यूपी में जुलाई के 10 दिनों में महज 45.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसकी वजह से फसलों के लिए सूखे जैसी स्थिति बनती जा रही है। इससे पहले मई और जून के महीने में भी प्री मानसून की बारिश नहीं हुई थी। वहीं सावन की शुरुआत भी बिना फुहारों के साथ ही होने की संभावना है। गौरतलब है कि 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ इस हफ्ते के अंत तक AQI अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावना है। चलिए बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में रोजाना कोरोना के नए मामलों में जो मामूली कमी है वो दर्ज की जा रही है। रविवार को 16,238 नए केस दर्ज किए गए। पिछले दिन की तुलना में 1,528 केस कम मिले हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,29,141 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 घंटे में 41 से घटकर 25 हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान लगभग 70% सीनियर सिटीजन्स को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इसी दौरान 45% को मेंटल हेल्थ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी के साथ 92% लोगों ने कहा कि बीमारी को लेकर उनकी चिंताओं में कोरोना महामारी भी शामिल है। मैक्स ग्रुप की फर्म अंतरा ने एक सर्वे में ये बात कही कि अर्बन इलाकों पर किए गए सर्वे में कंपनी ने 60 साल और उससे अधिक उम्र के 2100 लोगों की राय मालूम की। ये सर्वे मार्च से मई के दौरान किया गया था। सर्वे में लगभग 72% ने कहा कि उन्हें महामारी से बचने के लिए अपना ख्याल खुद रखने और संतुलित आहार का विकल्प चुना। इसी के साथ 55% ने डॉक्टर्स की सलाह लेने के बजाय घरेलू इलाज पर भरोसा किया। कोविड-19 को लेकर सरकार की तैयारियों पर सर्वे में 59% ने कहा कि कुछ पहलुओं को सरकार अच्छी तरह मैनेज करने में सफल रही। चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनाने दी जाएगी। ये ऐलान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा चाहे तो पंचकुला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में विधानसभा भवन बना ले। जोड़ा माजरा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। हरियाणा भी पंजाब से गया है। चंडीगढ़ पहले से पंजाब का है। विधानसभा भवन भी पंजाब का है। वो भाईचारे के तौर पर हरियाणा को हमने दे दिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल कहा था कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अभी हरियाणा और पंजाब विधानसभा एक ही बिल्डिंग परिसर में चल रही है। खट्टर का बयान आते ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र से जमीन मांग ली। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अलग अलग करने के लिए पंजाब को केंद्र सरकार चंडीगढ़ में जमीन दे। और इसी के साथ जो सेहत मंत्री हैं चेतन हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम अपनी जमीन हरियाणा के लिए नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।